अरे दोस्तों नमस्कार। आप सभी के सामने मैं अपनी एक नई कहानी मत भूलो कुर्बानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले इस कहानी के संदर्भ में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश की सेना और हमारे सैनिक विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने में 1 मिनट का भी समय नहीं गंवाते हैं और शहीद होकर स्वर्ग में दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सैनिकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी सैनिक होते हैं जो शत्रुओं से संघर्ष करते हुए अपने अंगों को शहीद कर देते हैं और दिव्यांग हो जाते हैं। दिव्यांग होने के बाद जब वो हमारे आपके बीच में एक सामान्य नागरिक की तरह रहने के लिए आते हैं तो उस समय उनके शरीर की अपूर्णता क्या उनके मन में कुंठा भरती है? क्या वो इस बात पे अफसोस तो नहीं करते हैं कि उन्होंने अपने अंगों का बलिदान करके गलत किया? क्या हम उनको वांछित सम्मान दे पाते हैं? इन्हीं सब प्रश्नों के इर्द गिर्द हमारी ये कहानी घूम रही है, मत भूलो कुर्बानी। वो लगभग 6 फुट लंबाई और आकर्षक व्यक्तित्व का आदमी था। उम्र यही कोई 35-36 साल रही होगी। जिस समय मैं प्लेटफार्म पर घुसा, प्लेटफार्म पर अत्यधिक भीड़ थी। बैठने के लिए सारी बेंचें भरी हुई थी। मैंने बैठने के स्थान के लिए नज़र दौड़ाई तो कोने में एक बेंच पर कुछ बैठने की संभावना दिखाई दी। मैं उस बेंच की तरफ बढ़ा। मैंने देखा उस बेंच पर एक आदमी अपने कंधे पर पिट्ठू बैग कसे हुए और बेंच पर ही अपने पैर सिकोड़े हुए बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, भाई साहब, कृपया मुझे भी थोड़ा बैठने का स्थान दे दें। मेरी बात सुनकर वो बोला, आप बताइए कैसे स्थान दिया जा सकता है? मेरी पीठ पर बैग लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपका बैग उतार सकता हूँ। तब मैंने गौर किया कि उसके दोनों हाथ नहीं थे। मेरी बात पर वो मुस्कुराया। कहने लगा, जहाँ तक संभव होता है मैं दूसरों से मदद लेना स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं दूसरों से मदद लेता हूँ तो मुझे अपनी दिव्यांगता का एहसास होता है और मुझे अत्यधिक कष्ट होता है। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ उसके घमंडी होने का एहसास हुआ। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो इस सत्य को अस्वीकार करने से उसका शरीर पूर्ण तो नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके पास ज़्यादा दिमाग लगाने के स्थान पर वहाँ से मैं हटने ही वाला था। तभी अचानक उस व्यक्ति ने खुद ही बात की शुरुआत की, वैसे मैं आपके लिए थोड़ा स्थान बना सकता हूँ। ये कहकर वो अपने स्थान से थोड़ा खिसक गया। मैं भी उसकी पेशकश को स्वीकार करते हुए उस बेंच पर बैठ गया, क्योंकि मैं उसके कंधे से कटे हाथों के बारे में जानने का उत्सुक था। बेंच पर बैठने के बाद कुछ देर हम दोनों लोग शांत ही रहे। फिर मैंने ही बात की शुरुआत की, कहाँ तक जाएंगे आप? उसके जवाब में उसने जिस स्टेशन का नाम लिया वहाँ तक मुझे भी जाना था। अर्थात हम दो लोग एक ही ट्रेन से, जो कि करीब 20-25 मिनट में आने वाली थी, से जाने वाले थे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मैंने पुनः प्रश्न किया, भाई साहब, ये आप जन्मजात है या किसी दुर्घटना में आपके साथ ऐसा हुआ? मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, किसी के ज़िंदगी के सहा पक्षों को बार बार सहलाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, उससे उसके जख्म हरे हो जाते हैं। मुझे फिर कुछ खराब लगा अंदर से। फिर उसने अपने खुद ही प्रश्न का जवाब देना शुरू किया। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। कारगिल के युद्ध में लड़ाई करते समय तोप के गोले के चपेट में आने से मेरे दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। देर तक मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण उसमें जहर फैलने लगा था और डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए उन हाथों को काटना अनिवार्य समझा और इस तरह से मैं दिव्यांग हो गया। उसकी बात सुनकर मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। मैं इस वीर सैनिक के लिए अब तक न जाने क्या क्या सोच रहा था। अनायास ही मेरे हाथ सम्मान से जुड़ते चले गए और मेरे हृदय से श्रद्धा भरे शब्द निकले,
दोस्त, मैं आपके बारे में न जाने क्या क्या सोचता रहा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा किया। मैंने क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये सब कैसे हुआ? मैंने उससे प्रश्न किया था। ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब ट्रेन में हम लोग साथ साथ चलेंगे। थोड़ी देर बाद प्लेटफार्म पर ट्रेन आने का अनाउंसमेंट होने लगा और प्लेटफार्म पर बैठी हुई भीड़ में हलचल शुरू हो गई। सभी लोग ट्रेन पकड़ने के लिए इधर उधर चलने लगे। हम दोनों भी प्लेटफार्म के मध्य की ओर बढ़ चले। वैसे उसने कहा था कि उसे किसी से मदद लेना पसंद नहीं है, लेकिन मैं जानता था कि ट्रेन में चढ़ने के लिए उसे किसी न किसी की मदद की ज़रूर आवश्यकता होगी, और ऐसी किसी भी मदद के लिए मैं पूरी तरह से सजग था। थोड़ी देर में ट्रेन धड़धड़ाती हुई प्लेटफार्म पर आई। जैसे ही प्लेटफार्म पर ट्रेन रुकी, लोगों ने चढ़ने के लिए गेट पर जमावड़ा लगा लिया। पहले तो उन्होंने ऊपर वालों को उतरने से पहले ही चढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन जब ऊपर वालों ने चीख चिल्लाहट मचाई तो गेट पर घेरा लगाकर उतरने भर का स्थान देते हुए रुक गए। और जैसे ही उतरने वालों का तांता समाप्त हुआ, चढ़ने वाले तेज़ी से ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगे। एक छोटा स्टेशन था और वहाँ ट्रेन का स्टॉपेज थोड़ी ही देर का हुआ करता था, अतः सभी को जल्दी से जल्दी अंदर जाने की जल्दी थी। इसी आपाधापी में कोई भी व्यक्ति चढ़ नहीं पा रहा था। ट्रेन में जनरल के 2 ही 3 डिब्बे थे और सभी गेटों पर कमोबेश यही स्थिति थी। मैं और वो भूतपूर्व सैनिक भीड़ में सबसे पीछे खड़े भीड़ छटने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं भले ही किसी तरह चढ़ जाऊं, लेकिन ये सैनिक तो नहीं ही चढ़ पाएगा। अचानक ही मेरे अंदर क्रोध की आंधी फूट गई और मैं तेज़ स्वर से चीखा, 1 मिनट। मैं इतनी तेज़ चीखा कि न केवल गेट पर बल्कि प्लेटफार्म पर खड़ा हर व्यक्ति मुझे पलट कर देखने लगा। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना तेज़ चीखा होऊंगा। मैंने कहा, मेरे साथ खड़े इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति एक सैनिक है जो कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने हाथों को बलिदान कर चुका है। क्या ये अपने लिए लड़ रहा था? नहीं, ये देश के लिए लड़ रहा था। ये हमारी आपकी रक्षा के लिए लड़ रहा था। और जब देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए इसने अपने हाथ बलिदान कर दिए, तो क्या हमारा इसके प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं है? क्या हम इसको आज दरकिनार कर देंगे? अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी भी इंसानियत ज़िंदा है तो इस व्यक्ति को अंदर जाने का रास्ता दीजिए। मेरी बात का भीड़ पर जादू सा असर हुआ। गेट पर खड़े सब लोग तुरंत से एक तरफ हट गए और उसको जाने का रास्ता दे दिया। कुछ लोग मदद के लिए आगे भी बढ़े, लेकिन उसने मदद लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा जगह दे दें, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगा। अचानक से वो उछला और 10 सेकंड के लिए उसके हिप्स सबसे ऊपर की सीढ़ी पर टिके और तुरंत ही उछलकर खड़ा हो गया। उसकी शक्ति और फुर्ती देखकर हम सब विस्मित हो गए। सभी ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। और जब वो कंपार्टमेंट के अंदर गया तो खिड़की वाली सीट पर बैठा व्यक्ति उसके सम्मान में उठ खड़ा हुआ और उसके लिए सीट ऑफ़र कर दी। कुछ लोग मुझको भी अंदर चढ़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि अगर मैं उसी समय चढ़ गया तो लोग समझेंगे मैं सैनिक के बलिदान की बैसाखी के सहारे अपने स्वार्थ की सिद्ध पूर्ति कर रहा हूँ। मैंने चढ़ने से मना कर दिया। लोग पुनः चढ़ने लगे। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी थी और मुझे अब ये यकीन हो गया था कि मैं इस ट्रेन में नहीं चढ़ पाऊँगा। उसी समय मैंने निर्णय किया कि मैं इस ट्रेन को छोड़ देता हूँ, और अचानक ही मैं तेज़ी से दौड़ने लगा और उस खिड़की की तरफ भागा जिस खिड़की पर वो वीर सैनिक बैठा था। खिड़की के पास पहुंचकर मैं उससे बोला, दोस्त, मेरे मन में बहुत अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ चलता और तुम्हारी उस घटना की पूरी दास्तान सुनता, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। अगर भविष्य में कभी सौभाग्य से हम मिले तो ज़रूर उस घटना को सुनूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी मैं अपने मन में ये ख्याल ना लाना कि इस देश के नागरिक आपका सम्मान नहीं करते हैं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक निश्चल सी मुस्कुराहट आई। ट्रेन की गति लगातार बढ़ती चली जा रही थी और मुझे उसके साथ दौड़ने में अत्यंत असुविधा हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी दौड़ता रहा। वो मुझे देखकर बोला, दोस्त, मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आता है। मैंने देश के लिए जो बलिदान किया
उससे मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैं कभी अगले जन्म में मनुष्य बना तो फिर से सैनिक ही बनना पसंद करूँगा। इतना कहते कहते ट्रेन मुझको छोड़कर आगे बढ़ गई और मैं प्लेटफार्म पर खड़ा रह गया। लेकिन मुझे इस बात का संतोष था कि मैं थोड़ी सी सही एक वीर सैनिक की मदद कर सका। धन्यवाद। जय हिंद।